अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा लेक्चर सेकंड है। थ्योरी बेस अकाउंटिंग है क्या, तो उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा कंपनी के थ्रू, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहता है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम का तभी होता है जब उसको बनाते टाइम पर कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ एजम्पशंस, कुछ प्रिंसिपल, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके अगर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार अगर किया गया होगा, तभी जाके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे काम का होगा। अदरवाइज अगर आपने प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर प्रिंसिपल्स, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, प्रॉपर एजम्पशंस, अगर ये सारी चीज़ों को आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया होगा, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जो भी रिफ्लेक्ट करेगा वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं होगा। इसीलिए ये ज़रूरी होता है एक बिजनेसमैन को कि जब कभी भी वो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है अपने कंपनी से रिलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको ये श्योर होना चाहिए कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम उसने सारे रूल्स, सारे प्रिंसिपल, सारे एजम्पशंस, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए ही इसको प्रिपेयर किया। तभी जाके बिजनेस की हमें फाइनेंशियल पोजीशन सही पता चल सकती है। ओके, सो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है जब भी वो अपने बिजनेस को कर रहा होगा और जब भी वो अकाउंटिंग करेगा, और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इन सभी प्रिंसिपल्स को आप लोग गैप के नाम से भी जानते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन्हीं को कहा जाता है। ये प्रिंसिपल जो है वो अभी से बने हुए नहीं है, ये प्रिंसिपल बहुत पुराने टाइम से बने हुए हैं। और ये जो प्रिंसिपल जो हम पढ़ने वाले या जो एजम्पशंस हम पढ़ेंगे, ये एजम्पशंस पुराने जो अकाउंटिंग जो कर रहे थे कुछ लोग जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, आप जब भी बिजनेस कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये हमें कौन बताएगा? जिन्होंने इसको बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से यूज़ किया होगा और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमें कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल दिए हैं और इन प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो ये कुछ एजम्पशंस और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको कंबाइंडली आपको लेके चलना होगा। वन बाय वन हम सारे प्रिंसिपल और सारे एजम्पशंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं और कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर अपन बात करें एजम्पशंस की, तो कौन कौन से मेनली एजम्पशंस होते हैं? तो बेसिकली 3 मेन एजम्पशन होंगे हमारे। फर्स्ट होगा हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, सेकंड होगा कंसिस्टेंसी एजम्पशन, थर्ड होगा अक्रूवल एजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सबसे पहले गोइंग कंसर्न हम डिस्कस करेंगे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है? तो देखिए, गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि एक बिजनेसमैन जब कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, ये एज्यूम करना होगा हमें कि अगर आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपका जो थिंक है वो ये है कि मुझे ये बिजनेस को लॉन्ग रन में करना है। आपको सबसे पहली चीज़ ये मान के चलनी पड़ेगी कि अगर आज आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपकी पूरी कोशिश ये होगी कि हमें इस बिजनेस को चलाना ही है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, ये बिजनेस हम लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं। ईयर बाय ईयर हम क्या करेंगे? इस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में ये है कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और एक बिजनेस मुझे 1 साल के लिए करना है या 2 साल के लिए करना है। ये एजम्पशन यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर जो एजम्पशन लिया गया है वो ये है
कि आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस आप लॉन्ग रन में करने वाले हैं या लाइफ टाइम करने वाले हैं। जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसका कोई भी डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। वो इनडेफिनेट टाइम के लिए आपने उसको स्टार्ट किया है कि आप करते ही जाएंगे उसको। तो इसीलिए इसका नाम भी देख सकते हो आप, इससे आप इसको याद रख सकते हो, दैट इज व्हाट गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो सबसे पहला एजम्पशन ये होता है। नेक्स्ट जो एजम्पशन होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी को थोड़ा ध्यान से समझना कि जब कभी भी हम हमारे बिजनेस को रन कर रहे होंगे तो हमें हमारे बिजनेस की हमें चाहिए होगी फाइनेंशियल पोजीशन। इन फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे आप बनाओगे? तो यहाँ कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मेथड का यूज़ करोगे या कोई ना कोई प्रिंसिपल का यूज़ करोगे या किसी ना किसी तरह के रूल्स का यूज़ करोगे। किसी ना किसी चीज़ को आप यूज़ करके ही आप फाइनेंशियल पोजीशन आप पता लगाना चाहते हो और उसी का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये बोलता है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर मेथड या किसी एक पर्टिकुलर रूल या किसी एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अगर आपने प्रिपेयर किया है, वही प्रिंसिपल वही मेथड आप नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करेंगे या आने वाले जितने भी आपके ईयर होंगे, फाइनेंशियल ईयर होगा, उन सभी सालों में आप सेम मेथड का यूज करेंगे। ऐसा क्यों बोला गया? तो इसलिए कहा गया है कि अगर आप सपोज करिए कि अगर आप नेक्स्ट ईयर मेथड को चेंज कर दें तो आप जो भी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलेगी या जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा वो आप पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों में मेथड अलग अलग है। अब इस मेथड के इस अकॉर्डिंग कुछ और फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगा, इस मेथड के अकॉर्डिंग कोई और फाइनेंशियल पोजीशन शो होगी, तो इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये बोलता है कि अगर आपने किसी एक बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ किया है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को करने के लिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी या आने वाले जितने भी साल हैं, जितने भी साल के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, उन सभी ईयर्स में आपको अपनी मेथड को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। और अगर किसी भी तरीके का चेंज अगर करना रहता है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसका फुल डिस्क्लोजर हमको करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तभी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज अक्रूवल एजम्पशन। सो अक्रूवल एजम्पशन में ये कहा जाता है कि अगर आपको रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो इस एजम्पशन में ये कहा जाता है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको ना रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब आपने इस रेवेन्यू को अर्न कर लिया होगा, राइट। इस रेवेन्यू को अगर आपने अर्न कर लिया है तो ही आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर अभी तक आपने इस रेवेन्यू को अर्न नहीं किया है लेकिन आपको मिल गया है, तब आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस के बारे में ये कहा गया है कि जब भी हमारा एक्सपेंस होगा तभी हमको उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना है। हम तब नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसकी पेमेंट कर रहे होंगे। तो हमें रिकॉर्ड कब करना है? जब हमने उस एक्सपेंडिचर को कर लिया है या जब वो हमारा खर्च हो गया है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू का कंसेप्ट समझेंगे। मान लेते हैं कि अगर आपको किसी काम को लेकर के एडवांस मिल गया, लेट अस सपोज किसी भी काम को करने के लिए आपको एडवांस में कुछ पेमेंट मिल गई है, राइट। तो ये जो एडवांस आपको मिला है, ये एडवांस का मतलब तो सभी जानते हैं कि अब मतलब अभी तक आपने काम तो किया नहीं है। एडवांस का मतलब क्या होगा कि अभी आपने अपनी सर्विस तो दी नहीं है लेकिन उसके बदले में आपको पैसा पहले ही मिल गया। इसका मतलब है कि ये जो एडवांस है, दिस इज नॉट योर रेवेन्यू। अभी आपका रेवेन्यू नहीं है। अभी आपका रेवेन्यू क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपने इसके बदले में कुछ दिया ही नहीं है या कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की है। अगर इन केस कि अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो और अगर आपको किसी पार्टी से एडवांस मिल गया बट अभी तक आपने गुड्स को भेजा नहीं है या अभी तक आपने उसकी सर्विस आपने दी नहीं है,
या आपने डिलीवर नहीं किया है उस ऑर्डर को, तब तक ये हमारा रेवेन्यू काउंट नहीं होगा, जब तक आप उसकी सर्विस या गुड्स आप उसको प्रोवाइड ना कर दें इस एडवांस के बदले में। तो जिस दिन भी ये एडवांस आपको मिला है उस दिन का रेवेन्यू काउंट नहीं होगा। ये रेवेन्यू तब काउंट होगा जब आप इसके अगेंस्ट में अपनी सर्विस दे देंगे या इसके अगेंस्ट में आपने गुड्स अगर बेच दिए हैं या भेज दिए हैं, तब जाके ये हमारा काउंट होगा कि ये हमारा रेवेन्यू है। इसी तरह से एक्सपेंसेस में भी कहा जाता है, देखो एक्सपेंस में ये कहा जाता है कि मान लेते हैं कि अगर आपका कोई एक्सपेंस हुआ है पर उसकी पेमेंट आपने अभी तक के नहीं की है, तो एक्सपेंस में ये कहा जाता है कि ना जिस दिन भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं उसी दिन उसको रिकॉर्ड करना है हमें। एक्सपेंस को तब आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब आप उसकी पेमेंट कर रहे होंगे। जिस दिन भी वो एक्सपेंस हो गया है, भले ही उसकी पेमेंट अभी आपने नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी आपको उसी दिन उसको रिकॉर्ड करना है। ये चीज कहा जाता है एक्सपेंसेस में। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो एक्सपेंस है वो मान लीजिए 15 जनवरी को हो रहा है, कोई खर्चा है जो 15 जनवरी को हुआ है, लेकिन इसका पेमेंट आपने अभी नहीं किया है, 15 जनवरी को नहीं किया, आप बाद में करने वाले हो, तो क्या हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे? हम बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। मान लीजिए कि इसकी जो पेमेंट है वो हम दे रहे हैं 18 जनवरी को, तो पेमेंट हम लोग दे रहे हैं कब? 18 को, लेकिन वो खर्चा हुआ है कब? 15 जनवरी को। तो इन दोनों में से किस डेट को इसकी रिकॉर्डिंग करना है? हम 15 को करेंगे, जिस दिन भी ये इनकर्ड हो रहा है। इसी तरह से एडवांस की जो मैंने बात की थी आपसे, तो एडवांस में भी एक एग्जांपल लेके आप कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कि ये एडवांस आपको मिल रहा है 1 जनवरी को, लेकिन आपने इसकी जो सर्विस दी है ये आपने दी है 5 जनवरी को, राइट? तो ऐसे केस में इस एडवांस की रिकॉर्डिंग एज अ रेवेन्यू कब होने वाली है? जिस दिन भी आपने वो सर्विस प्रोवाइड कर दी है। तो आपको पता है कि आपने किस दिन प्रोवाइड की है? आपने 5 जनवरी को की है, इसलिए आपकी रिकॉर्डिंग जो होगी रेवेन्यू में वो होगी 5 जनवरी को, राइट? तो यही होता है हमारा अक्रूवल एजम्पशन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। ये अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो कुछ जनरल रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस है ये, राइट? कि इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल को, इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है जब भी आप अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहे होंगे? आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स में, तो रिकॉर्ड करते टाइम पर हमें इन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। और ये प्रिंसिपल क्या है? ये गाइडलाइन है एक तरीके से। ये आपको गाइड करती है कि हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन योर बुक, ठीक है? तो आपको ये गाइड करता है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको मानना ही है, बट अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अगर आप इन सारे प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ही ये एक बेनिफिशियल होगा, जिससे आपको अपने बिजनेस की करेक्ट और रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं क्या है ये प्रिंसिपल। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं, जैसा मैंने बताया, जनरल गाइडलाइंस हैं ये सब। जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही आप प्रिपेयर करें, राइट? तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी, राइट? चलो देखते हैं क्या है इसमें। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक बिजनेस का जो एक ओनर होता है, राइट? एक बिजनेस का कोई भी, मान लीजिए क्या है, बिजनेस है, और उस बिजनेस का जो भी ओनर होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें ये लेके चलना होगा कि जो बिजनेस है वो ओनर से अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे बिजनेस में किसी भी तरह के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके लिए हम बिजनेस की अलग से
ट्रांजैक्शन की बुक बनाएंगे। तो बिजनेस के या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ओनर से रिलेट नहीं करेंगे, या फिर ओनर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, इनके जो भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता तो ऐसे केस में बिजनेस के और हमारे जो ओनर है, इन दोनों के ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें पता नहीं चल पाएगा कि बिजनेस से रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या ओनर से रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये नहीं पता चलेगा, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोला गया है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट। अब मनी मेजरमेंट क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपने बिजनेस में कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये जो ट्रांजैक्शंस होने चाहिए ये मनी के ही टर्म्स में होना चाहिए, राइट। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते जो मनी के टर्म्स में नहीं है। अगर वो मनी के टर्म्स में हो रहा है या मनी का कहीं ना कहीं पे इनफ्लो है या आउटफ्लो है पैसों का, या पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है, मनी से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ही उस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बिजनेस में, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, राइट। अब ए क्या बोल रहा है कि ए बी के पास जाएगा, बी एक बिजनेसमैन है, और एक बी को बोल रहा है कि यार मैं कल तुम्हारे से 10,000 के गुड्स लेकर जाऊंगा। ये क्या बोल रहा है? इन फ्यूचर में कहा जा रहा है। ए क्या बोल रहा है बी से कि मैं कल आऊंगा और तुमसे 10,000 के गुड्स लेकर जाऊंगा। तो क्या यहां पर बी इस चीज को रिकॉर्ड करेगा? क्या नहीं करेगा। इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कहीं पर भी पैसों का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो वो कह रहा है ना कि मैं कल आऊंगा, अभी उसने पैसे दिए तो नहीं है या गुड्स चले तो नहीं गए हैं, है ना। ना तो इसने 10,000 बी को दिया है, ना बी ने 10,000 के गुड्स इसको दिए हैं। तो यहां पर कहीं भी मनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा जब तक वो हो ना जाए, राइट। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है मनी मेजरमेंट में कि केवल हम बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म्स में होगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड। इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि जितना भी हमारा बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, राइट, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे यूज़र होते हैं उनको जानना होता है कि हमारे जो पैसे बिजनेस में लगे हैं उस पैसे का यूज़ आप कैसे कर रहे हो या वो कितना आपको वर्थ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता लगानी होती है, जिसके लिए हमको करना होगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें, राइट। तो अब क्या होगा, इसमें जो टाइम पीरियड रखा गया है, अकाउंटिंग पीरियड जो रखा गया है, ये होना चाहिए 12 मंथ का, ये होता है। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ये रहता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। मतलब यहाँ पे 12 महीने का यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, और इसी को क्या बोला गया है, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना। तो हर 12 महीने में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अगर आप हर बार 12 महीने का आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको कंपेयर करना इजी होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि हाँ 5 साल में एक बार बना रहे हैं या 6 साल में एक बार बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होगा 12 महीने के अकॉर्डिंग। तो हर 12 महीने में आपको क्या करना है, हर 12 महीने में आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो इसलिए बनाया जाता है 12 महीने में, क्योंकि आप पता लगा सकते हो कि आपके साल के एंड होने पर आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या एसेट्स की पोजीशन है,
क्या लायबिलिटी की पोजीशन है, तो ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या चेंजेस करना चाह रहे हो आप, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं 12-12 महीने के पीरियड में। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फुल डिस्क्लोजर। ये नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगी और वो नेसेसरी है, तो उन सभी इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना होगा फेयर मैनर में, राइट? इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और वो इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं पर अफेक्ट कर सकती है, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होना चाहिए। हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज करना होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और वो भी फेयर मैनर में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यही कहा गया है कि ऐसी कोई भी जानकारी छुपाना नहीं है या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें हाइड नहीं करना है जो हमारे बिजनेस से रिलेट करेगी और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे होगा। तो उन सारी जानकारी को, उन सारी इंफॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज करना होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि उन्हीं से हम आगे जाके पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरीके का चेंजेस चाहिए है हमारे बिजनेस में, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हमें उन्हीं सारे फैक्ट, उन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए जिनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एक्टिविटी पे होगा, राइट? अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ही हम उस ट्रांजैक्शन को उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट नहीं कर रहा है या फिर उसका रिलेशन हमारे बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है, तो उन ट्रांजैक्शंस को आप इसमें रिकॉर्ड ना करें। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंजर्वेशन एंड प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब ये क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब कभी भी आप अपने इनकम को या रेवेन्यू को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप कभी भी उन इनकम को या उन रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट ना करें। ओवर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ होती हैं, इन लायबिलिटीज़ को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा। मतलब आपको बिल्कुल कंजर्वेटिव रहना होगा। तो जब कभी भी हम क्या करेंगे, हमारी इनकम को हम अगर एस्टिमेट कर रहे होंगे तो हमें ओवर एस्टिमेट में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोच लेना कि बहुत पैसा हमको मिलने वाला है इन फ्यूचर। बिल्कुल आपको कंजर्वेटिव सोचना होगा कि हाँ, अगर आपको लगता है, आप जब 100% श्योर हैं कि हाँ इस पार्टी से हमको पैसा मिलने ही वाला है, या बिल्कुल आप श्योर हैं, तभी आप उसको एस्टिमेशन में लाएं इनकम में। और लायबिलिटी के केसेस में ये कहा जाता है कि अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी है तो आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं, कहीं भी आप मिस ना करें किसी लायबिलिटी को। तो हर एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा कि ऐसे केस में आपकी जो लायबिलिटी है वो अंडर एस्टिमेट ना हो, कि जितनी एक्चुअल होना चाहिए उससे आपने कम उसको अनुमान लगा लिया है, या फिर जितनी इनकम आपको होनी चाहिए होगी उससे ज़्यादा का आपने एस्टिमेट कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, नहीं तो आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स होती हैं, ठीक है ना, उन एसेट्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड। तो ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि हमें हमारे बिजनेस की एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड तो करना ही है, पर कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करनी है, जिस वैल्यू में हमने उसको परचेज किया होगा। हमें वो वैल्यू नहीं करनी है कि मार्केट वैल्यू क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमने उस एसेट को जितने में परचेज किया है,
हमें वो वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाना होता है। तो एसेट्स जो रिकॉर्ड हम करेंगे, उन एसेट्स को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए उस प्राइस पे जिस प्राइस पे हमने इसको खरीदा है। उस प्राइस पे नहीं करेंगे कि जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू चल रही है या जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से हम नहीं करेंगे। लेट अस सपोज कि अगर मान लीजिए आपने जब किसी भी एसेट, जैसे मान लीजिए कोई अगर आपने मशीन को खरीदा है, ठीक है ना, अगर आपने खरीदा है इस मशीन को 2020 में और ये मशीन आपके पास नेक्स्ट ईयर भी होने वाली है, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है जो कि हम लॉन्ग यूज़ के लिए रखते हैं, लॉन्ग रन में इसको यूज़ रखते हैं। तो जब ये एसेट आपकी नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगी, दैट इज़ 2021 में, तो उस डेट पर जो भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसमें इस मशीन की वैल्यू क्या होगी जो आपने उसमें परचेज किया होगा, और उसमें से आप डेप्रिसिएशन को घटाते जाएंगे। हमें ये नहीं देखना है कि इस मशीन की वैल्यू 2021 में कितनी है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होगा कि जिस डेट पर हमने इसको परचेज किया था वो वाली वैल्यू ही हम लेकर चलेंगे जब तक ये मशीन हमारे पास में है। हमें इसके प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। ये कहता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि जब भी हम हमारे एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए ही रिकॉर्ड करना है ईयर बाय ईयर। जैसे यहाँ पे 2020 में है और जब एक साल आप यूज़ कर लेंगे तो इस मशीन में कहीं ना कहीं पे डेप भी लगेगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये हम 2021 में इसकी वैल्यू बताएंगे। इसके बाद अगर आप 2022 में आ जाएंगे तो फिर से इसमें डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो माइनस करके आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस भी साल आप नेक्स्ट ईयर करते जा रहे हैं अपनी मशीन को, तो उस साल आपको क्या करना होगा, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते ही जाना होगा। लेकिन ये जो चीज़ होगी ये कॉस्ट पे चल रही होगी, है ना, ये बात है। दूसरी बात ये कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि अगर आपने कोई भी एसेट को एक्वायर किया है और उसको एक्वायर करने में आपका अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो ही उन एसेट्स को हम हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी भी एसेट को एक्वायर करने में आपका खर्चा नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो एसेट आपने खरीदी नहीं है, या मतलब वो आपको चैरिटी में मिल गई है। तो इस तरह के एसेट्स को हम हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है मैचिंग प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में ये कहा जाता है, ये प्रिंसिपल हमको बता रहा है कि एक जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन जो होगा जिसने अपना कैपिटल लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, अब ये जो चीज़ है वो कोशिश ये करेगा कि इस कैपिटल से उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट अर्न हो सके, है ना। हर बिजनेसमैन तो यही चाहेगा कि जितना भी पैसा उसने अपने बिजनेस में लगाया है उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और इसी चीज़ को वो पता लगाने के लिए वो क्या करेगा, उसने जितना भी एक्सपेंसेस किया होगा और उसकी जितनी भी क्या होगी इनकम होगी, उससे वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना होगा, अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर इसको कंपेयर करना होगा। तभी आप पता लगा सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है। सो इसीलिए हम कंपेयर करेंगे हमारे एक्सपेंसेस को हमारे इनकम के साथ में, कि हमने कितना खर्चा किया है और हमको कितनी इनकम हो रही है। तो ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डुअल एस्पेक्ट। इस प्रिंसिपल में ये बोल रहा है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं एक बिजनेसमैन के, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दो जगह को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप बिजनेस के अंदर, तो वो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं किसी दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने मशीन परचेज की है और ये मशीन आपने परचेज की है कैश में, तो यहाँ पे दो अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक आपका है मशीनरी अकाउंट और एक है आपका कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट हमारा बढ़ेगा और कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन है पर उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, दो जगह पे हो रहे हैं, एक मशीन अकाउंट में हो रहा है और एक कैश अकाउंट में हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डुअल एस्पेक्ट कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है
इसको एक एग्जांपल समझेंगे कि रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या होता है, पहचान करना। सो रेवेन्यू को हमें क्या करना है दोस्तों, रिकॉग्नाइज करना है। तो ये कैसे होगा, देखो तो इसमें ये होता है कि लेट अस सपोज कि मान लेते हैं कि एक सेल की मैं बात यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सेल, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए एक बिजनेसमैन है जो कि क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब ए जो है वो सेल कर रहा है कब, मान लेते हैं जनवरी 10th को 2023 में, राइट। 2023 में ए ने क्या की है, सेल की है। किसको की है, बी को, राइट। तो ए क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है बी को, कौन सी डेट पे, ये डेट पे। बट कंडीशन ये है कि बी ने पेमेंट अभी इसकी नहीं की है, मतलब ये क्रेडिट सेल है। अब पेमेंट मान लेते हैं कि बी ने सपोज 29th ऑफ जनवरी को किया है 2023, राइट। तो पेमेंट जो बी कर रहा है वो 29th को कर रहा है ए को, और यहाँ जो सेल हो रही है वो बी को किस डेट पे हो रही है, 10th ऑफ जनवरी 2023 में। तो यहाँ पे अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे हमको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सेल रिकॉग्नाइज हो चुकी है, कब हो चुकी है, 10th ऑफ जनवरी 2023 में। क्यों हो गई है, क्योंकि ए ने बी को सेल किया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सेल हुआ है वो हुआ है 5000 रुपीज़ का सेल हुआ है। तो ए ने क्या किया है, बी को 5000 रुपीज़ की सेल की है 10th ऑफ जनवरी 2023 में, जिसका पैसा बी ने ए को 29th ऑफ जनवरी 2003 में दिया है। अब ऐसे डेट में यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की डेट क्या है, तो वो डेट होगी हमारी 10th ऑफ जनवरी 2023, मतलब इस दिन। क्योंकि यहां पर बी अब हो गया है, बी की एक लायबिलिटी बन चुकी है कि बी क्या करेगा, ए को पेमेंट देगा, और ये एक लीगल ट्रांजैक्शन हो गया। इसलिए जो डेट है कौन सी, 10th ऑफ जनवरी 2023, वो हमारी क्या होगी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डेट हो जाएगी। कि उस दिन आपको आपका रेवेन्यू पता चल चुका है कि हमको 5000 रुपीज इन फ्यूचर में मिलने वाले हैं, इसलिए वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहलाएगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये थे हमारे बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग अब आगे इसमें स्टडी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।